मुझको कहाँ मैसर चांदी का कलम, मुझको कहाँ मैसर चांदी का कलम, मुझसे हाकिमों के कसीदे नहीं लिखे जाते। दोस्तों, हाजी शब्बीर हसन इंटर कॉलेज में एनुअल फंक्शन का जो आगाज़ किया गया है, आप सभी लोगों को और यहाँ जो बच्चे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अच्छे रैंक हासिल किए, उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, शिक्षा पर बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट पर आपसे बात करना चाहूँगा जहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी शिक्षा में पीछे गई है। उन मुद्दों पर बात होगी। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, जो कौमें वक्त की ज़ुबान नहीं बोलती वो कौमें सदियों पीछे रह जाती हैं। पहली जो पॉइंट हमारी है, उस पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सच्चर कम्युनिटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देश का मुसलमान दलित से शिक्षा में पीछे है। जो कभी आज़ादी के समय जो आगे हुआ करता था, कहाँ कमी रह गई और कहाँ हम पीछे रह गए, इस गलती पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ जो लोग आवाज़ कर रहे हैं शांति से सुने, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला दौर था हमारा शिक्षा में पीछे होने की, जो सबसे पहली वजह थी वो फतवा था। फतवा और संकल्प, ये दो चीज़ों की लड़ाई जब एक साथ हुई तो कौन जीता कौन हारा अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब बनाने की बात हो रही थी, सर सैयद अहमद खां जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले जगह जगह चौराहे चौराहे चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तब इस कौम के कुछ आलिम उन पर फतवा लगा रहे थे। उन्हीं फतवा में से एक मदीना से फतवा लाया गया था, जिसमें मदीना के इमाम ने लिखा था कि सर सैयद अहमद खां शैतान का चेला है। और ये लाने वाले लोग भी भारत के उलमा थे। जब हमने फतवा लाने का प्रयास किया, जब सर सैयद अहमद खां एक सपना देख रहे थे, एक यूनिवर्सिटी देने की, एक तालीम का वो अदारा देने की जो तारीख लिखने जा रहा था, तब हमारे यहाँ फतवा का दौर बहुत उरूज पर था। नदवा से भी फतवा दिया गया और अलग अलग जो अदारे थे वहाँ से उन्हें फतवा दिया गया। मैं आपको ये बताऊं, उनका जो संकल्प था शिक्षा को एक उड़ान देने की, और वो संकल्प में अपने कामयाब हो गए। आज आप देख रहे होंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तैयार है, खड़ी है। वो इमारत एक तारीख लेकर खड़ी है, एक इबारत लेकर खड़ी है, और उस विद्यालय के प्रांगण में पहुंचने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में छात्र जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं कि काश मुझे उसमें एक सीट मिल जाए। और बदकिस्मती की बात है, अगर आप इतिहास खंगालेंगे और अगर आप इतिहास को ढूंढेंगे और तलाशने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने फतवा दिया था सर सैयद अहमद खां के खिलाफ, आज उनके खानदान का कोई ना कोई बच्चा उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ नजर आएगा। आज उनके बच्चे भी उसी लाइन में लगे हैं। वो भी चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्हें जगह मिल जाए, उन्हें एक सीट मिल जाए, ताकि उन्हें वो ताकत मिले जिस ताकत की तलाश हर यंगस्टर, हर युवा, हर नौजवान, हर छात्र करता है। तो दोस्तों, यहाँ हमें चीज़ समझनी चाहिए कि संकल्प हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और संकल्प के साथ साथ संघर्ष हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब उन्हें जूते मारे जा रहे थे, जब उन पर पत्थरें फेंकी जा रही थी, जब उन्हें ईंटों से मारा जा रहा था, तो उसे इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था एक तालीमी अदारा देने के लिए इस कौम को। आज इस कौम को वो अदारा मिला, और आज इस कौम के नौजवान काफ़ी हद तक उस शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। उस समय हमारे पास सब कुछ था, सब कुछ मतलब उस समय था। उस समय में हम अपने आप को विकसित कर सकते थे। उस समय में चंद ही यूनिवर्सिटियाँ बन पाई थी, जिसमें एक एमयू था, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया था, एक हमदर्द था। बाकी तो फतवे से लोग डर गए थे। बहुत सारे लोग थे जो शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना चाहते, जो शिक्षा के क्षेत्र में इनकलाब लाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें पीछे करने के लिए फतवे से डरा दिया गया और लोग डर भी गए।
फतवा जब भी आप देखेंगे 80% फतवा का जब आप सच खंगालेंगे तो पता चलेगा कि फतवा हमेशा नफरत फैलाने के लिए, दबाने के लिए दिया जाता है। हालांकि फतवा का मकसद होना चाहिए समाज में जो बुराई है उसे बुराई को खत्म करने के लिए। आप बताइए कि कितने फतवे आपने बारात के खिलाफ देखे हैं, कितने फतवे आपने मंगनी के खिलाफ देखे, कितने फतवे आपने हल्दी के खिलाफ देखे। इस पर कोई बोलने को राजी नहीं होता है और ना बोलना चाहता है। हालांकि आप देखते होंगे कि उसी शादी में आलिम दीन निकाह पढ़ाने पहुंच जाते हैं। क्या शरीयत में बारात की हैसियत कुछ है? लेकिन नहीं है। मैं उस पर लंबा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत कम समय है, बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। एक हमारी कौम के जहन में एक बात हमारे बड़ों ने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ डाल दिया, तुम मुसलमान हो, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। हमें तो ये बता दिया गया कि तुम मुसलमान हो, तुम पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि इन बातों को किसने कहा? हमने कभी महसूस किया? जो ये बात कहते हैं कि शिक्षा से कुछ नहीं मिलता, दरअसल उनकी ज़िंदगी को अगर आप खंगालेंगे तो उन्हीं के परिवार में कोई ना कोई शिक्षित होगा, क्योंकि वो समाज के बाकी दबे कुचले, वंचित और शोषित लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आगे निकलने नहीं देना चाहते हैं। लोग आगे निकल जाएंगे, शिक्षित बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर उनकी गुलामी कौन करेगा? उनके हिसाब से वोट कौन देगा? उनके हिसाब से राजनीति कौन करेगा? उनका झंडा कौन पकड़ेगा? लेकिन उन्होंने बता दिया कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। आप अपने समाज के इर्द गिर्द निगाहें घुमाइए और देखने का प्रयास करिए। इसी कौम में हजारों लोग, आपको इसी क्षेत्र में सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो सरकारी नौकरी में है, बहैसियत मुसलमान होने के बाद भी वो टीचर हैं, वो कुछ किसी पुलिस में है या सेना में है या कहीं जगह पे है। तो ये चीज़ें हमें, ये चीज़ अपने जहन से जितनी जल्दी निकाल देनी चाहिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि शिक्षा में कौम लगातार पीछे चली जा रही है और पीछे जाने की वजह यह है कि हम हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ खोते हुए नजर आ रहे हैं। हम तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे, लीडरशिप। लीडरशिप डेवलप। जब भी लीडरशिप खड़े करने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है, हमें कैसे लीडर लाने हैं, हमें कैसे लीडर खड़े करने हैं। लीडर मैं आपको बताता हूं, आपने एक बात सुना होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा और दहाड़ेगा। उन्होंने एक बात और कही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने जब ये वाक्य कहा तो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो लीडरशिप में आप ध्यान दीजिए कि बाबा साहब उस समाज से आते हैं जिस समाज को कई हजारों साल तक इंसान नहीं समझा गया, जिसका शोषण होता रहा, जिसे जमीन पर चलने की इजाजत तब थी जब वो अपने पीठ पर झाड़ू बांधता। उसे जमीन पर चलने की इजाजत तब थी जब वो अपने गले में मटका बांधता, मतलब उसके थूक भी जमीन को अपवित्र कर देते थे। तब बाबा साहब ने उस कौम को लीडरशिप देने का काम किया, शिक्षा के जगत में उसे जागरूक करने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि जिस समाज को लोग दबाने का प्रयास करते थे, जिस समाज को अछूत समझा जाता था, जिस समाज को उसके अधिकार नहीं मिलते थे, आज उसी बाबा साहब की जयंती पर वही सारे लोग जिन लोगों ने बाबा साहब का शोषण किया, जिन लोगों ने बाबा साहब को दबाने का प्रयास किया, आज वो सारी ऊंची जाति के लोग उनके जयंती पर उनके कदमों में पुष्प डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि शिक्षा ने ये बदलाव किया है। अगर वो शिक्षित नहीं बनते और अपने समाज को संगठित नहीं करते और वो संघर्ष शिक्षा के क्षेत्र में नहीं करते तो ये बदलाव नहीं हो पाता। जब इस शब्द को हम कहते हैं कि बेटियां पराई धन होती है तो हमारे कहने का मकसद क्या होता है? बेटियों को दबा देना, बेटियों के अधिकारों को गला घोट देना, उनके ख्वाहिशों को बांध देना, उन्हें उच्च शिक्षा नहीं देना। आज आप देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी की बहुत सारी बेटियां स्कूल तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर स्कूल तक पहुंच पाती है तो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाती हैं, कॉलेज तक पहुंच जाती है तो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया बेटियां पराई धन होती हैं। जैसे आपको किसी ने कोई सामान रखने को दे दिया हो और वो सामान रखा हो, ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो तो आप उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आपका सामान होता तो बार बार ध्यान देते हैं। मतलब बेटा आपका है, बेटी पराई धन है। बेटे को हायर एजुकेशन के लिए आप ऊंची ऊंची जगहों पर भेजने का प्रयास करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी भेजने का प्रयास करते हैं, ऊंची शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप बेटियों को शिक्षित नहीं बनाते।
हालांकि बेटियों का शिक्षित होना इतना ज़रूरी है कि अगर बेटियां शिक्षित नहीं होंगी, मान लीजिए कल को आप उनकी शादी करा दें, कल उनका ब्याह करा दें और उनका शौहर उन्हें तलाक दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए, तो बेटियां कहाँ जाएंगी? अगर बेटियां अनपढ़ है तो क्या करेगी? अगर बेटी शिक्षित है तो अपने आप को बचा लेगी इस समाज से और अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। और अंत में जो अंतिम और 5वां पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, हाजी शब्बीर हसन इंटर कॉलेज, ये आपके सामने एक मिसाल है। शिक्षा का वो मिसाल है कि इसी क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर अमीरी का तमगा लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काम नहीं किया, जीरो किया। उन्होंने राजनीति में काम लिया, आपको झंडा दिया, डंडा नहीं दिया। डंडा भी आपको ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ वो झंडा लेने का काम करते हैं। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं तो फिर हाजी शब्बीर हसन को आप देखिए, और आपके अंदर अगर कुव्वत है, ताकत है एक कॉलेज बनाने की, तो आप भी उस कॉलेज का निर्माण करिए अपने क्षेत्र में, ताकि वहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि वो भी शिक्षित बन सके। और हाजी शब्बीर हसन जो इंटर कॉलेज जिसने इतने समय में इतना बढ़िया उरूज हासिल किया है, यहाँ के बच्चे ने ज़िले में 9वां रैंक हासिल किया है, मैं उसके लिए बड़े भाई कलीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय आपका ये कॉलेज और इतिहास लिखेगा। हो सकता है कि आपके ज़िले के टॉप 10 में आपके कम से कम 5 बच्चे होंगे, यही ख्वाहिश रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।